नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ गए, लेकिन पंजाब को छोड़कर बाकी 4 दूसरे राज्यों में अभी भी सरकार का गठन नहीं हो सका है। पंजाब में भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में 10 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत सिंह मान ने शपथ ली। वहां सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 255 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। उसके सहयोगी दलों ने भी 18 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन अभी भी सरकार का गठन नहीं हो सका है। 21 मार्च को पहले शपथ ग्रहण अनुमान लगाया जा रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि 21 मार्च को शायद नई सरकार शपथ ले, लेकिन अब तारीख तय की गई है 25 मार्च की, यानी शुक्रवार की, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। अगर हम लोग 5 साल पहले चलें तो 2017 में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी थी। सरकार भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगी दलों के साथ बहुमत मिल गया था और इस बार की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा बहुमत मिला था। 325 सीटों के साथ एनडीए जीत करके आई थी, लेकिन उस वक्त भी सरकार के गठन को लेकर के काफ़ी दिनों की माथापच्ची के बाद जाकर के सरकार का गठन हुआ। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। उस बार इतना समय इसलिए लगा कि मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के भीतर इसको लेकर के काफ़ी कशमकश चली। आखिरकार एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम्स के साथ योगी सरकार ने शपथ ली थी। पर इस बार तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। चुनाव के समय ही ये घोषित कर दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है और जीतने पर, अगर पार्टी जीत हासिल करती है, तो योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 2 बार योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। इस दौरान लगातार बैठकों का दौर जारी है, पर अब तय हुआ है कि 25 मार्च को, यानी चुनाव के नतीजों के निकलने के 2 हफ्ते के बाद, सरकार शपथ लेने की तैयारी कर रही है। जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है वो ये है कि इतना साफ सुथरा, इतनी स्पष्टता के साथ, ये ठीक है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बननी है, पहले से ही ये तय है, लेकिन अब जबकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी जीत हासिल करके आई है, तो इसमें सरकार के गठन में या कैबिनेट के गठन में उनकी कितनी भूमिका होगी। और जो देरी हो रही है, लगातार जो चर्चाएं हो रही हैं, जो बैठकें हो रही हैं, उनमें यही कहा जा रहा है कि ये इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हो रही हैं। पहली बात तो डिप्टी सीएम की बात आती है। पिछली सरकार में या निवर्तमान सरकार की बात करें तो इसमें 2 डिप्टी सीएम थे, केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा। केशव प्रसाद मौर्य का कद बड़ा है। 2017 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे जब प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार की स्थिति थोड़ी अलग है। वो अपना खुद का चुनाव हार गए हैं। हालांकि वो लगातार ये आत्मविश्वास दिला रहे हैं कि वो चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनका कद अभी भी वैसे बना हुआ है। 2 दिन पहले उन्होंने होली मिलन समारोह भी अपने घर पर, अपने आवास पर लखनऊ में किया। पत्रकारों को भी बुलाया था काफ़ी बड़ी संख्या में, और लगातार उनके बयान आ रहे हैं ताकि ये पता चले कि वो भी काफ़ी सक्रिय हैं और मंत्रिपरिषद में, या यूँ कहा जाए कि वो डिप्टी सीएम की जो दावेदारी है उनकी अभी बनी हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इस बार योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम न रखें। हालांकि राजनीतिक जगत में ये भी बात है कि इस बार 2 से ज़्यादा भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, पर ये देखने वाली बात होगी और 25 तारीख को लगता है कि ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि स्थिति क्या है। एक जो बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है कि पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले पिछले 1.5 साल से काफ़ी चर्चा है एक नाम की, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान वो नाम परिदृश्य में आया ही नहीं। शायद आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं जो प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात वरिष्ठ पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा की, जिनको इस्तीफा दे करके उत्तर प्रदेश भेजा गया और ताबड़तोड़ तरीके से उनको एमएलसी बनवाया गया।
ऐसा कहा गया कि वो शायद या तो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश की सरकार में बनेंगे या तो फिर वो किसी बड़े कैबिनेट में उनको कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन पूरे सरकार के दौरान उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। और इसको लेकर के ये भी हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनको अपने कैबिनेट में शामिल करें, जबकि उनको कैबिनेट में शामिल करने के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबाव था। अब एक बार फिर ये चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं कि क्या अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट में जगह मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है तो फिर अरविंद कुमार शर्मा पीएमओ की नौकरी, आईएएस की नौकरी, अभी वो रिटायर भी नहीं हुए थे, छोड़कर क्यों आए? जाहिर सी बात है वो एमएलसी बनने के लिए नहीं आए थे। और अगर फिर से उनको कैबिनेट में जगह नहीं दी जाती है, और सिर्फ जगह ही नहीं, अगर उनको कोई अहम रोल नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब कि जो केंद्र सरकार की या केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित तौर पर इसका साफ अर्थ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ उस केंद्रीय नेतृत्व के हर एक फैसले को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात एक ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका को लेकर के भी है। केशव प्रसाद मौर्य अगर डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा? योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा या फिर उनको केंद्र में कोई भूमिका दी जाती है, या फिर केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ करके किसी दूसरे पिछड़े वर्ग के नेता को ज़्यादा अहमियत दी जाती है? और इसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है या सबसे महत्वपूर्ण नाम आ रहा है वो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नाम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के अभी भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन मंत्रिपरिषद में शामिल होगा। और जो लगातार तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल के शपथ लेने की, उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही है कि सरकार में कौन लोग शामिल किए जाएं, कौन ना शामिल किए जाएं। एक बात और भी बड़ी अहम है, और यहाँ ये है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनी हुई है, इसमें किसी तरीके से कोई विवाद नहीं है, न ही किसी तरह से विधायकों के मैनेजमेंट की बात है। ऐसी स्थितियां तब आती हैं जब अल्पमत की सरकार होती है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में बनाया जाना, पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ भेजा जाना, इसको भी लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी कि अमित शाह को यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जा रहा है। पर्यवेक्षक के नाते वो इन सारी चीज़ों का, इन सारी परिस्थितियों का एक तरीके से मूल्यांकन करते हैं। मंत्रिपरिषद में जगह किसको दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, ये पर्यवेक्षक और जो विधायक दल होता है, विधायक लोग होते हैं, उनको सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर, मतलब वो केंद्रीय नेतृत्व का एक तरीके से प्रतिनिधि होता है जो ये देखता है कि राज्य सरकार में जो नई सरकार बनने जा रही है वो किस तरीके से बनेगी, कौन लोग उसमें शामिल होंगे, किसको नहीं रखा जाएगा, कैसे लोगों को संतुष्ट किया जाएगा इत्यादि। और दूसरी ओर शनिवार को योगी आदित्यनाथ की आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात हुई। हालांकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का ये 4 दिन का कार्यक्रम गोरखपुर में है और योगी आदित्यनाथ भी होली मनाने के लिए गोरखपुर में है, तो मुलाकात स्वाभाविक है। लेकिन इसको लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हैं कि मंत्रिपरिषद के गठन को लेकर के उनके साथ भी कुछ न कुछ चर्चा हुई होगी। ये जो सारे गतिरोध बने हुए थे, अब इनको विवाद तो न कहा जाए लेकिन गतिरोध ज़रूर है कि क्यों बार बार शपथ ग्रहण टल रहा है या इतना लंबा खींच रहा है। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद ये सारी चीज़ें, ये सारे जो गतिरोध हैं वो दूर हो चुके होंगे और अब 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नई सरकार गठित हो जाएगी और शायद जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो भी तय हो जाएगा और उसमें जो अहम पद जिनको दिए जाने हैं इस पर भी लगता ये है, अगर 25 तारीख की तिथि अब तय कर दी गई है तो ये लग रहा है कि शायद इन सब गतिरोधों को दूर कर लिया गया है।